हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल DCI 9920 पर। अपन क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान की एक पुस्तक है आर्थिक विकास की समझ, उसका अपन ने प्रथम जो चैप्टर था उस चैप्टर के बारे में कंप्लीट अपन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके कर चुके थे। अब अपन दूसरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जिसमें अपन पहला क्वेश्चन ले रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। तो देखो, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में, कोई भी एक विशेष वर्ष ले लीजिए, किसी एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। आप ऐसे समझे, देखो जैसे मान लो, यहाँ समझे आप, मान लो कोई एक वर्ष है, किसी भी एक वर्ष ले लो, जैसे मान लो 2023 की बात कर लेते हैं अपन। अब 2023 में उस देश के भीतर कुल उत्पादित वस्तुएं, कुल कितनी उत्पादित वस्तुएं, कुल उत्पादित वस्तुओं का मूल्य प्लस सेवाओं का कुल मूल्य, इन दोनों का जो योग है, ये योग क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद। आप समझ गए होंगे। देखो, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। देखो, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, यहाँ पे लिखा है सभी वस्तुओं के मूल्य, मतलब एक वर्ष के भीतर जितनी भी वस्तुएं बनी है उनका मूल्य और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसको अंग्रेजी में जीडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है, बात करते हैं अपन किसकी, बेरोजगारी की। देखो, जब प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए इच्छुक और सक्षम व्यक्तियों को कोई कार्य उपलब्ध नहीं हो, मतलब ऐसे व्यक्ति जो इच्छुक हैं काम करने के और सक्षम भी हैं, देखो इच्छुक भी होने चाहिए और सक्षम भी होने चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को अगर काम नहीं मिलता है, कार्य उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, बेरोजगारी कहा जाता है। कब, प्रचलित मजदूरी पर, मतलब जैसे मान लो एक दिन का आपको 250 या 500 रुपये मिलते हैं, जैसे मान लो कारीगर है उसको 500 रुपये मिलता है। अब अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो सक्षम है और कार्य करने का इच्छुक है, लेकिन उसको जो प्रचलित मजदूरी है वो 500 रुपये, वो 500 रुपये अगर नहीं मिलती है, जैसे 200 ही मिलती है, 300 ही मिलती है, तो काम थोड़ी करेगा, काम नहीं करेगा, तो फिर ऐसी स्थिति में उसको क्या कहेंगे अपन, बेरोजगारी कहेंगे। तो देखो, जब प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए इच्छुक और सक्षम व्यक्तियों को कोई कार्य उपलब्ध नहीं हो, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, बेरोजगारी कहा जाता है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो देखो, ऐसा क्षेत्र जिसमें उत्पादन के साधनों पर, जितने भी उत्पादन के साधन हैं, उन उत्पादन के साधनों पर सरकार का क्या हो, स्वामित्व हो। मतलब सरकार चाहे तो उनके ऊपर नियम बना सकती है, सरकार चाहे तो उनके ऊपर क्या बना सकती है, नियम बना सकती है। सरकार का क्या हो, स्वामित्व हो, और सरकार का क्या हो, प्रबंधन हो, और सरकार का क्या हो, नियंत्रण हो। तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, क्या नाम है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, इन सब में क्या होता है, गवर्नमेंट बसें होती है, गवर्नमेंट जैसे रेलवे हैं, इन सब में क्या है, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, संगठित क्षेत्र किससे बात करें, संगठित क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। तो देखो, इसके अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जहां रोजगार की समय अवधि नियमित होती है। रोजगार की समय अवधि क्या होती है, नियमित होती है। मतलब दिन में 5 घंटे काम करना है, 6 घंटे काम करना है, 8 घंटे काम करना है, ये समय अवधि क्या होती है, नियमित होती है और निश्चित होती है। और काम भी सुनिश्चित होता है। ऐसा नहीं है आज ये काम करवा लिया, आज वो काम करवा लिया, दूसरे दिन तीसरा काम करवा लिया, ऐसा नहीं। काम भी क्या होता है, निश्चित होता है। और सरकारी नियमों और विनियमों का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, संगठित क्षेत्र कहा जाता है। जैसे मान लो स्कूल में टीचर्स होते हैं, तो स्कूल में टीचर्स का समय क्या होता है, समय अवधि क्या होती है, फिक्स होती है, 6 घंटे पढ़ाना है, 6 घंटे उनका समय अवधि होती है। और काम सुनिश्चित होता है, जैसे गणित का टीचर गणित ही पढ़ाएगा, विज्ञान का टीचर विज्ञान ही पढ़ाएगा, इस प्रकार से काम सुनिश्चित। और उनके जो नियम और वे नियम
नियमों का, वो उनके लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो नियम कौन बनाती है? सरकार बनाती है, और उनको उन नियमों का क्या करना पड़ता है? पालन करना पड़ता है। तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत जैसे स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, अन्य क्षेत्र आते हैं। आप देखें, अब देखो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, 3 क्षेत्र होते हैं ये जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं। इन तीनों क्षेत्रों को अपन एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। देखें आप, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, देखो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं। एक तो है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। अब देखो प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जहां प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, किसका उपयोग करके? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, देखो चार्ट के द्वारा समझे आप, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। उन क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राकृतिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि है, वानिकी है, पशुपालन है। क्या क्या है? कृषि, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, खनन है, मुर्गी पालन है, डेयरी आदि, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? अब देखो प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, देखो प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में जिन वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, उन वस्तुओं को अन्य रूपों में बदलना, उन वस्तुओं को अन्य रूपों में बदलने वाले जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। देखो दोबारा समझो, जैसे मान लो अपन ने खेती की, देखो यहां बड़ा समझाता हूं मैं आपको। जैसे अपन ने क्या की? खेती की, और खेती में अपन ने आलू लगाए, ये लगा दे साहब अपने आलू। अब देखो खेती में आलू को, खेती करके आलू को प्राप्त करना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अब आलू प्राप्त हो गया, अब ये आलू कहां जाएगा? उद्योग में जाएगा। कहां जाएगा? उद्योग में। ये गया साहब उद्योग में। अब उद्योग में जाने के बाद में इसका क्या बन गया? चिप्स। इसके क्या बन गए? चिप्स बन गए। तो देखो आलू को अन्य रूप में बदल दिया, और अन्य रूप में क्या बना? चिप्स बन गया। इस चिप्स को बनाने का जो उद्योग है, इसको किसके अंतर्गत लेंगे? अपन द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत लेंगे। जैसे देखो वस्तुओं का उत्पादन हो गया, इन वस्तुओं का अन्य रूपों में बदलने वाली जो क्षेत्र हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। और इसमें नया उत्पाद बनेगा, नया, इनके द्वारा जो वस्तुएं प्राकृतिक क्षेत्र में प्राप्त हुई है उनके द्वारा नया उत्पाद बनेगा। अब देखो इसके अंतर्गत क्या क्या, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो छोटे और बड़े जितने भी लघु और कुटीर उद्योग हैं, बड़े उद्योग हैं, वो सारे के सारे उद्योग किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कैसे बदला जाता है? जैसे मैंने एक उदाहरण तो यहाँ दे दिया, क्या दिया? आलू से चिप्स बनाना, एक उदाहरण दे दिया। जैसे कपास से कपड़े बनाए जाते हैं, गन्ने से चीनी बनाई जाती है, अंगूर से शराब बनाई जाती है, अंगूर से दाग बनाए जाते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखो तृतीय क्षेत्र क्या होता है, ध्यान से समझिए आप। अब देखो प्राथमिक क्षेत्र में जो वस्तुओं का उत्पादन हुआ उनको अपन ने दूसरे रूपों में बदल के नया उत्पाद बना लिया। अब इस नए उत्पाद को लोगों तक पहुंचाएंगे। इन नए उत्पादों को कहां पहुंचाएंगे? लोगों तक। तो इन नए उत्पाद को लोगों तक पहुंचाने वाले जो क्षेत्र हैं, नए उत्पाद को पहुंचाने वाले, नए उत्पाद जो बनाए उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जो क्षेत्र बने हुए हैं, उन क्षेत्र को किसके अंतर्गत रखे गए हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखे गए। इसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है? सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। सुने आप दोबारा एक बार और समझे आप शुरू से। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करना प्राथमिक क्षेत्र, इन वस्तुओं को अन्य रूप में बदलना द्वितीय क्षेत्र, और यहाँ पे जो नया उत्पाद बनाए उसको लोगों तक पहुंचाने वाली जो क्षेत्र हैं उनको क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र कहते हैं। और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो देखो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत यहां देखें आप, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन, संचार, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा और बैंकिंग, ये सब और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये मुख्य मुख्य हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे परिवहन है, संचार है, व्यापार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बीमा है और बैंकिंग, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखो एक एक करके इनकी परिभाषा देखो। सबसे पहले अपन बात करते हैं परिभाषा के रूप में प्राथमिक क्षेत्र की। जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके
किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कृषि, खनन, डेयरी, पशुपालन, मछली पालन आदि, कुक्कुट पालन वगैरह बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएगी। फिर बात करते हैं अपन द्वितीयक क्षेत्र की। इस क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण, प्राकृतिक उत्पाद जो प्राप्त हुए अपन को प्राथमिक क्षेत्र से, उनका विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूपों में बदला जाता है। किसमें बदल दिया जाता है, अन्य रूपों में बदल दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे कपास से कपड़ा, आलू से चिप्स, गन्ने से चीनी आदि, गन्ने से चीनी आदि। अब देखो तृतीयक क्षेत्र की बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं, तृतीयक क्षेत्र। देखो तृतीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत सभी सेवाओं वाले व्यवसाय, मतलब जितने भी सेवाओं वाले व्यवसाय है उनको सम्मिलित किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, परिवहन, संचार, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिंग आदि। और ये चार्ट मैंने आपको समझा दिया। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा का पूरा नाम, ये पूछा जा सकता है। मनरेगा का पूरा नाम क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। फिर एक क्वेश्चन आता है आपके, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहा जाता है। तो प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहा जाता है, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति संलग्न हो, मतलब कोई कार्य है जिसमें आवश्यकता से भी ज्यादा व्यक्ति क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, मतलब जितना क्या कहा जाता है, छिपी हुई बेरोजगारी। यदि इनमें से कुछ लोगों को, देखो यदि इनमें से कुछ लोगों को वहां से हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादन में कोई भी प्रभाव, क्या नाम है, जैसे मान लो इधर समझे आप इसके द्वारा, जैसे मान लो ये 5 बीघा खेत है आपके पास। अब इस 5 बीघा खेत को आपके पिताजी किया करते थे। अब पिताजी के 2 बेटे हो गए, मान लो एक का नाम चुन्नू और एक का नाम मुन्नू है। अब ये 2 बेटे हुए, अब इन दोनों बेटों में नौकरी नहीं लगे और ये भी बेरोजगार है, तो ये क्या करेंगे, दोनों पिताजी का सहारा बन जाएंगे और इस 5 बीघा जमीन को करने लग जाएंगे। फिर इनकी शादी होगी, तो इनके आएंगी चुन्नी मुन्नी, ये चुन्नी और मुन्नी। फिर ये क्या करेगी, ये दोनों भी इन पिताजी का ही क्या कर दे जाएंगे, सहारा बन जाएंगे। तो इस प्रकार से देखो, पहले जब अकेले पिताजी 5 बीघा खेत को कर रहे थे तब भी उत्पादन उतना ही हो रहा था। जब ये चुन्नू मुन्नू इनके जो बेटे हैं, ये दोनों इनका सहारा बने तो भी उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ा, उत्पादन उतना ही होगा। और जब ये चुन्नी मुन्नी इनकी पत्नियां भी काम करने लगी तो भी उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखो काम तो हकीकत में तो पिताजी के द्वारा ही हो रहा था। ये चुन्नू मुन्नू चुन्नी मुन्नी ये तो क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे, इनका कोई रोल नहीं है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाएंगे। इसे क्या कहते हैं अपन, छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। तो ये था आपका चैप्टर जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट इसका जो 3rd चैप्टर है वो मैं कल या परसों 1-2 दिन में डाल दूंगा। धन्यवाद।